हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों आज इस वीडियो में जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इस घटना चक्र बुक से करवाया जाएगा। और दोस्तों लगभग इसमें 125 एमसीक्यू है, तो उसको दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है दोस्तों। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, 1 गलत हो जाएगा। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर सही है दोस्तों। विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। तो इसमें कह रहा है उपर्युक्त कथन में से कौन सही है, तो केवल 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका दोस्तों कौन सा सही नहीं है, तो जन प्रशासन की नींव जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, तो ये सही है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को दिया जाता है, तो ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का असैनिक सैनिक सुधार जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। नहीं दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, डलहौजी, तो यही हो जाएगा, नहीं सही नहीं बोल रहे हैं ना ऑप्शन में देखिएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। डी ऑप्शन देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। यस सर दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जो था, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्र को मिला लिया था। उसके बाद देखिएगा किन किन क्षेत्रों को मिलाया था, तो यहाँ देखिए दोस्तों, डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 56 तक। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में पहली बार सतारा को, 49 में जैतपुर और संभलपुर को, 50 में बाघाट को, 52 में उदयपुर को, 53 में झांसी को और 54 में नागपुर को विलय किया था। और 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय जो है कुप्रशासन का बहाना करके किया था। तो कितना हो गया दोस्तों, सतारा 1, जैतपुर संभलपुर 3, 4, उदयपुर 5, झांसी 6 और नागपुर 7, और अवध जो है दोस्तों ये लेके 8 प्रांतों का विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ही था गवर्नर जनरल। 4 नंबर हो जाएगा, 4 का बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। नेक्स्ट आ जाइएगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था 1788 से 1795 ईस्वी के बीच में। क्यों चलाया गया था, कि इसके अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य के कारण, फिर इसको माफ़ कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर।
नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा जो है ICS इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाजीपुर में। गाजीपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर किया गया था। और इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1786 से 93 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल था। फिर दोबारा 1805 से ये 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर रहा। तो बस आप 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका कार्यकाल। नेक्स्ट है 14 नंबर ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कौन सा कथन लागू नहीं होता? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सही था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था, ये भी सही था दोस्तों। सी ऑप्शन, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नहीं था। कंपनी के लिए एक निश्चित आय का मैनेजमेंट करना नहीं था। डी ऑप्शन था, भारतीय रियासतों के ऊपर जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी इसका कारण था सहायक संधि का। पर ये नहीं था कि कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना। ये 18 IAS प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय को इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। कि कौन? दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और तथा 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। इसको याद रखिएगा, बसीन की संधि जो था ये मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि थी 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट दूसरा देखिएगा, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसको जरूर याद रखिएगा। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था मराठा का, उसके बीच हुआ था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो ये अवध था दोस्तों। ये 1765 ईस्वी में जो है इसको सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इसको देखिएगा एक्सप्लेनेशन। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया है। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। समता डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह सेना किराए पर, यानी रॉबर्ट क्लाइव के समय से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। ये वेलेजली की विशेषता थी कि इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी
सीमा की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यहाँ दोस्तों नोट है कि यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। अगर प्रथम राज्य पूछा जाए तब जो है हैदराबाद हो जाएगा। ऐसे जो है स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये अवध ही होगा। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी की वेलेजली के काल में। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। तो किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार किया था दोस्तों? इंदौर के होलकर राज्य जो है इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हैदराबाद के निजाम किया था, जोधपुर के राजपूत राज्य भी नहीं किया था सहायक संधि को स्वीकार, और मैसूर के शासक थे इन्होंने भी स्वीकार किया था, बट इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं स्वीकार किया था। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी इसका कार्यकाल है। इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में और 1800 ईस्वी में, दोनों ईयर दिया रहेगा। हैदराबाद, मैसूर दोस्तों 1799 ईस्वी में, तंजौर जो है 1799 ईस्वी में, अवध जो है 1801 ईस्वी में, पेशवा जो है ये 1802 ईस्वी में, और बरार के भोंसले जो थे ये 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी और बूंदी तथा भरतपुर भी अंत में ये वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार किया। तो वेलेजली का याद रखिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले और सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इंदौर के होलकर राज्य दोस्तों स्वीकार नहीं किया था, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पे, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय देशी शासक पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने ये प्रथम भारतीय देशी शासक था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो इसका सबसे पहले जो है हैदराबाद ने किया था, हैदराबाद के बाद जो है दोस्तों मैसूर ने किया था, मैसूर के बाद जो है तंजौर, उसके बाद अवध और उसके बाद जो है सिंधिया 1804 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको डेट बाय डेट याद रखिएगा। तो हैदराबाद दोस्तों 1798 ईस्वी में, मैसूर जो है 1799 ईस्वी में, और अवध 1801 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड वेलेजली ने। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही युग सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1764 में, सहायक संधि जो है 1799 ईस्वी में, ये गलत होगा। 1798 ईस्वी से शुरू हुआ था सहायक संधि, तो ये 1798 हो जाएगा दोस्तों। ये 1798 इसको याद रखिएगा।
उसके बाद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1833 में। सही है दोस्तों। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा चाय चीन को छोड़कर सभी का मोनोपोली अधिकार खत्म कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो भी चाय चीन कर व्यापार बचा हुआ था 1813 चार्टर एक्ट के तहत, उसको भी दोस्तों कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट डी है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। ये 1813 ईस्वी में जो है ब्रिटिश नागरिक और कंपनी के लिए भी भारत का व्यापार खोला गया। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में शुरू किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना यह 1813 सही होगा। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। दोस्तों इसको करेक्ट याद रखिएगा, ये 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के दौरान हुआ था दोस्तों, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1813 से 23। तो इसी के कार्यकाल में दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल जो है ये 1823 के 13 से 23 के बीच है, और ये 14 से 16 के दौरान हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 1855 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 1816 को किया गया था। नेक्स्ट है सुगौली की संधि हुई थी तो ये 1815 ईस्वी में ही हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है 1816 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित नहीं है तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया है, ये नहीं होगा। चूँकि देखते लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो था दोस्तों ये जो है 1700, ये जो है आपको इसका जो है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1817 से 18 ईस्वी के दौरान हुआ था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो था ये 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक था। तो ये तो 1786 से 1793, जबकि ये 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाद में कि हेक्टर मुनरो दोस्तों बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ये वो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के दौरान, ये 1813 से 23 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, नहीं दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली थे, जिन्होंने टीपू को सहायक संधि स्वीकार करने पर विवश किया था, तो इसलिए सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉर्नवालिस का कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 1786 से वारेन हेस्टिंग्स के बाद 1793 ईस्वी तक। उसके बाद जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी के बीच हुआ था। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। चूँकि 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है
संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 18 ईस्वी के बीच हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है दोस्तों ये 1813 से 23 ईस्वी के बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में। नेक्स्ट है टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने रहे? तो ये 1820 से 27 ईस्वी तक जो है मद्रास के गवर्नर बने रहे। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। उसके बाद जो है यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्से यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है 31 नंबर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने कुशासन के आधार पर कराया तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन, विलियम बेंटिक 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित तौर पर रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं व्यवस्था थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कॉर्नवालिस जो है ये संबंधित है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 93 ईस्वी तक। तो इसलिए कह सकते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी से लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। और इस युद्ध में जो है टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों निजाम और मराठा को देना पड़ा था। तो इसको भी याद रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैप्टन सलीमन के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त किया गया था कैप्टन सलीमन को। ये जो है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियुक्त किया गया था। देखिएगा इसका ऑप्शन देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। और 1837 जो है दोस्तों इसके पश्चात संगठित रूप से ठगों का क्या किया गया, अंत कर दिया गया। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 36 नंबर, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिएगा, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया? बंगाल से दोस्तों निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में
निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के आरोप लगाकर दोस्तों अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा। एक जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। डलहौजी 1848 से 56 तक ये भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय रहे थे दोस्त, भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। चूँकि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब को भी याद रख सकते हैं, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघात जो है 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में और करौली 1855 ईस्वी में। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बघात अब ये पढ़े थे दोस्तों 1850 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये चार्ट को आप याद रखिएगा। ये डलहौजी के द्वारा किस किस वर्ष जो है इसको व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलय, 1848 ईस्वी में सतारा का विलय, 49 में दोस्तों जैतपुर और संभलपुर का विजय हुआ था, 1848 में पंजाब का विलय, ये गलत है, ये भी गलत है। 1856 में अवध का विलय सही है दोस्तों, सुमेलित पूछ रहा है तो यही होगा। झांसी का विलय जो हुआ था ये दोस्तों 1853 ईस्वी में हुआ था, तो ये गलत है। करौली का जो है विलय हुआ था 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की नीति किसने? डलहौजी के द्वारा। इसको करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की डलहौजी ने। नेक्स्ट 43 नंबर है, ब्रिटिश का द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो अवध का। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सतारा। सतारा 1848 ईस्वी में, संभलपुर और जैतपुर 1849 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, यानी 3-2-1 सी ऑप्शन करेक्ट है, सी हो जाएगा। ये ISPD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था, इसको याद रखिएगा 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था दोस्तों? तो ये लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। इसका नेक्स्ट है दोस्तों 47 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है लॉर्ड एलनबरो के समय दोस्तों हुआ था 1843 ईस्वी में, सिंध पर विजय किया गया था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 48 नंबर को, नेक्स्ट है 48, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो ये 1843 ईस्वी में, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो उस समय जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स ऑट्रम, इसको जरूर याद रखिएगा। इसको देखिएगा 1854 ईस्वी में सिलीमैन के स्थान पर जो है जेम्स ऑट्रम को जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया, और उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। ऑट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का कारण बनाया गया था।
1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे ये हेनरी लॉरेंस थे। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट लखनऊ में हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो बस आप ये रखिए 1854 ईस्वी में स्लेमैन की जगह पर जेम्स ऑट्रम को जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया गया था अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। 1893 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो बम्बई से थाने के बीच। दोस्तों इस वीडियो में 51 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा अगला क्वेश्चन।